बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा रोलन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है एमजीक्यूवीपी का। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजीक्यूवीपी का पिछले 2 साल के पेपर में सोल्व करा रहा हूँ। यदि आपने कुछ भी अभी तक नहीं देखा है, कुछ भी तैयार नहीं किया है, यदि एक कंप्लीट वीडियो आप देख के जाते हो, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा, 30 से 35 मिनट बहुत होगा वह इतने। यदि आप जो है प्रश्नों को देख के जाते हो, एक बार इनके सभी प्रश्नों को आंसर आप समझ के जाते हो, तो आपका अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इन्हीं से जो है पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे। चलेगा, ज़्यादा न समय गवाते हुए बहुत ही शीघ्र ही जो है हम सभी प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे, साथ में इसका आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, कि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है एमजीक्यूवीपी का। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा और 75 नंबर का पेपर आएगा। पेपर आपका है जियोग्राफी के, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एनवायरमेंट, रजिस्टर्ड मैनेजमेंट और जो है क्लाइमेट चेंज आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मैं सेक्शन 1 के प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। इसमें टोटल आपके प्रश्न आपके 5 पूछे जाएंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण जो है किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा। फिर मरुस्थलीकरण क्या होता है, उसके बाद वैश्विक तापन क्या है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर लैंडस्लाइड क्या होता है, इसको भूस्खलन कहते हैं। फिर नाभिकीय न्यूक्लियर आपका रजिस्टर क्या होता है, इसको नाभिकीय आपदा कहते हैं। चलेगा, सभी प्रश्नों को हम आंसर भी देखेंगे। सबसे पहले जो है पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण जैसे कि 2 शब्दों से मिलकर ही बना होता है। परिप्लस आवरण यानी जो है परिमाण होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है ढका हुआ, यानी जो हमारे चारों ओर से जो ढका हुआ है, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ से परिभाषा भी लिखी हुई कि हमारे चारों ओर का वातावरण एवं जो है परिवेश जिसमें मनुष्य, जीवधारी, वनस्पति तंत्र रहता है, इसी को जो है पर्यावरण कहते हैं। इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसका अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण का जो अर्थ है, इसका परिभाषा एग्जाम में फंसेगा, तो इसका अर्थ भी समझ लीजिएगा कि पर्यावरण जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। परिप्लस आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो का पर्याय होता है उन तत्वों से है जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ है या फिर जो है घेरे हुए हैं, तो इसी को हम जो पर्यावरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि है मरुस्थलीकरण क्या होता है। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण की जब भी बात आती है तो इसमें क्या होता है, जो भूमि होती है, अच्छी खासी भूमि जो है जिसमें खेती की जाती थी, उपजाऊ भूमि थी, अचानक से जो है मरुस्थल का रूप ले लेना, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाना, यही आपकी जो है मरुस्थलीकरण कहलाती है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और जो है यहाँ से इसकी डिफिनेशन भी लिखी है कि मृदा की जो है ऊपरी परत, मृदा की ऊपरी परत, आप ऐसा भी कह सकते हैं मृदा की ऊपरी परत चाहे जो है बारिश हो अधिक, और जो जो ऊपरी जो उपजाऊ परत है बह जाए उस स्थान से। ठीक है, या फिर जो है जैसा कि हवा के माध्यम से ऊपरी परत बह जाए, तो इस तरह से जो है जो उसकी जो वहाँ की भूमि बचती है खेती करने योग्य, जहाँ पर पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की जो परत होती है उसी में उर्वरा शक्ति होती है खेती करने के लिए, किसी जो है वनस्पति को उगाने के लिए। यदि वहाँ से वो हट जाएगी या फिर उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो इसी को जो हम क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है कि जो है पृथ्वी की ऊपरी परत हटने से उसकी ह्यूमस अथवा जो है उसकी जो उर्वरता है नष्ट हो जाती है, और उससे जो है उर्वरा जो शक्ति उसकी वो जो है उस नष्ट हो जाती है और एक मरुस्थल का रूप धारण कर लेती है, तो इसी को जो है मरुस्थलीकरण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है बस। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन हाउस जो है गैस या फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चन हम समझेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको हम समझेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो आपका ग्रीन हाउस गैसें होते हैं, सबसे मेन इनका किरदार रहता है, यही आपके जो ग्लोबल वार्मिंग में करने में इनका ज़्यादातर योग रहता है। क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका मुख्य कार्य यही रहता है कि पृथ्वी का जो तापमान रहता है इसको सोख कर ये रखती हैं। ठीक है, इसको सोखे रहती है, जिससे जो पृथ्वी का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होती है, इसी को जो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। इसकी परिभाषा आप यहाँ से इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, अपने शब्द में भी बनाकर आप लिख सकते हैं। केवल मैं इस क्वेश्चनों का केवल मैं आपको बेस समझा रहा हूँ कि इसके अंदर आपको लिखना कितना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, केवल उसका बेस समझ लो। आप जाकर बनाकर भी लिखाओगे, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, कोई भी कम नंबर नहीं मिलेगा। तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को हम जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यहाँ से ग्रीन हाउस जो गैसें होती पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद, ऐसे जो है ये गैसें होती हैं, जो ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं पृथ्वी में मौजूद होती हैं, पृथ्वी पर ये ऐसे गैसें होती हैं जो गर्मी, पृथ्वी पर जो गर्मी होती है उसको ये सोख कर रखती हैं, और ये गैसें जो है तापमान में बढ़ोतरी के लिए मुख्य जो है रूप से जिम्मेदार होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि भूस्खलन क्या होता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। भूस्खलन, भूस्खलन की जब भी बात आती है, भू मतलब होता है भूमि, और स्खलन का मतलब होता है भैया खसक जाना, ठीक है, ढह जाना, उसी को हम स्खलन कहते हैं। यानी पृथ्वी का
जो है भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना, इसी को भूस्खलन कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि मान लो कोई चट्टान है, ऊपर से जब गिरती है, ठीक है, सरक जाती है, नीचे की ओर गिरती है, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश होने लगती है तो माटी का टुकड़ा आपने देखा होगा ऊंचे स्थानों रहता है तो नीचे की ओर ढकिल जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका भूस्खलन ही कहलाएगा। यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिखी हुई कि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें जो है ढलान से नीचे की ओर जो है चट्टान, मिट्टी, मलबा जो है ये गिरता है या फिर जो है खिसकता है, इसी को जो हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। बहुत ही नॉर्मल से इसकी परिभाषा है। और ये जो घटना होती है एक भूविज्ञानिक घटना है, इसमें जो है कई तरह के इसके प्रकार होते हैं। भूस्खलन से जो है जान माल की भी जो है काफ़ी जो है नुकसान हो सकता है, इस तरह से इसकी परिभाषा लिखना है। और भूस्खलन जो होता है भारी बारिश के कारण भी होता है, ज़्यादा बाढ़ आ जाएगा तब भी भूस्खलन होगा, और जो है भूकंप इसके कारण भी जो है भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी गतिविधि, अमानवीय गतिविधि, ठीक है, ये सभी के माध्यम से जो है भूस्खलन होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ जाओ कि नाभिकीय जो है आपदा किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नाभिकीय आपदा की जब भी बात आती है तो जब किसी परमाणु सुविधा में, जब कि कोई मान लो परमाणु सुविधा है, ठीक है, उसी में कोई यदि दुर्घटना हो जाए और जो है जिससे पर्यावरण और लोगों दोनों को नुकसान पहुंचे, ठीक है, उस पर असर बढ़े, तो इसी को जो हम क्या कहते हैं, नाभिकीय जो है क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं, नाभिकीय आपदा कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। और जो है नाभिकीय आपदा में कुछ जो उदाहरण जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, ठीक है, रिएक्टर में दुर्घटना हो जाना, या फिर जो है रेडियोधर्मी स्रोतों का जो इस्तेमाल करने वाली सुविधाओं में दुर्घटना, या फिर जो है नाभिकीय हथियारों का परीक्षण करना, उसमें कोई दुर्घटना हो जाए तो इसी को जो हम नाभिकीय आपदा कहते हैं। सारे इसके एग्जाम्पल थे। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 100% एग्जाम में फंसने वाला है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों का भी उल्लेख कीजिए। घटक इसके जैसे कि जैविक और अजैविक आपके घटक होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। किसी खास क्षेत्र में रहने वाले जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण का जो समुदाय होता है उसी को जो है हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना। इसमें जो है जीवों के अलावा उसके जो अजैविक पर्यावरण भी जो है शामिल इसमें होता है। और जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जीव और उसका जो है पर्यावरण एक दूसरे के साथ जो है पारस्परिक क्रिया कहते हैं, इसी की जो है हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है दो इसके जो है मेन इसमें जो होते हैं, एक होता है जैविक घटक और जो अजैविक घटक। पर्यावरण जो बनता है जैविक और अजैविक घटक के जो है पारस्परिक क्रिया से बनता है जो है पारिस्थितिकी तंत्र। इस तरह से भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी खास क्षेत्र में रहने वाले जीव और उसके भौतिक गुणों का जो पारस्परिक संबंध होता है पारस्परिक, इसी को जो है हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसके दो घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। उसको भी हम आगे देखेंगे। जैविक मतलब वो होता है जिसमें जान होती है, अजैविक मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुकी जैव विविधता किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो प्राकृतिक जो होता है आपका जो नेचर होता है, इसमें अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कुछ पेड़ होते हैं, कुछ जो है वो आपने छोटे पेड़ देखे होंगे, कुछ बड़े देखेंगे, आपने जानवर जैसे बाघ देखा, हिरन देखा, तो इसमें एक भिन्नता पाई जाती है। सभी एक जैसे जानवर नहीं होते। तो ये जो भिन्नता पाई जाती है इसी को जो है हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले अनेक जीव, इसमें जो है अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, तो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मैंने पहले आपको बताया हिरन दूसरी तरह का होता है, शेर दूसरी तरह का रहता है, हाथी दूसरे तरह का रहता है। तो इसमें जो भिन्नता पाई जाती है उसी तरह पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ कोई दूसरा पेड़ होता है, कोई दूसरा होता है पेड़, तो कहीं ना कहीं भिन्नता आपको देखने की मिलती है। तो यही जो भिन्नता होती है इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और जो है अतएव जो है यह जो जैव विविधता जो है सभी प्राणियों, पौधे, सूक्ष्म जीव और जो है अनेक रूप और जो है परिवर्तनशीलता ही है। और जो जैव विविधता अनेक जीव के अनुकूल पर जो है आधारित होता है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि चक्रवात किसे कहते हैं। चक्रवात की जब भी बात आती है
तो आपने देखा होगा समुद्र में, आपने देखा होगा जो बवंडर आता है गोल इस तरह से कुछ गोल गोल करते हुए, बवंडर आपने देखा होगा अपने गांव शहर में भी आता है जो है गर्मियों के दिनों में, ठीक है। तो बवंडर आने लगता है तो हवा जो है गोलाकार घूमने लगती है, उसमें कोई चीज़ पड़ जाती है तो वो भी ऊपर उड़ जाती है, आपने देखा होगा पॉलीथीन वगैरह। तो ये आपका बवंडर होता है। तो इसी को हम चक्रवात भी कह सकते हैं, चक्रवात का ही एक रूप होता है वो भी। तो यहाँ से लिखा भी हुआ, चक्रवात जो होता है घूमती हुई हवाओं का एक विशाल द्रव्यमान होता है जो निम्न दाब के केंद्र की ओर जो है घूमता है, इसी को जो हम चक्रवात कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है बस। चक्रवात को जो उसमें कटबंधीय जो है तूफान भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आज की, आपदा किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का। तो आपदा देखो, आपदा दो प्रकार की हो सकती है, एक होती प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती मानवकृत आपदा। आपदा चाहे कोई भी हो, इससे जो है जान माल का नुकसान होता है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानवकृत आपदा हो। तो इसमें एक हिसाब से देखा है तो जो है किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या जो है मानवकृत निर्मित कारणों से होने वाली जो अनपेक्षित घटना, यानी जो अपेक्षित घटना नहीं है, अनपेक्षित घटना है, और जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो, उसी को जो हम आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आपका हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, तो इस तरह से जो है प्राकृतिक आपदा होती है। बाढ़ हो गया, ठीक है, सूखा हो गया, तो प्राकृतिक आपकी आपदाएं होती हैं। यदि हम मानव के आपदाओं की बात करें तो गैस रिसाव हो गया, युद्ध हो गया, लड़ाई दंगा हो गया, बम विस्फोट करना, बम फेंकना, तो इस तरह की जो है ये मानव के आपदाएं आपकी होती हैं। यहाँ से इसके कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे कि प्राकृतिक आपदा के उदाहरण यहाँ से दिए, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बवंडर, भूस्खलन, गंभीर सूखा, जंगल की आग, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब जो प्राकृतिक आपदा है। मानव के आपदा जैसे कि भोपाल आपदा, और जो है रासायनिक विस्फोट, और जो बम विस्फोट, ये सारे जो है आपके मानव के द्वारा जो है आपदाएं होती हैं। फिर यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 5 जो है प्रश्न आपको करना पड़ेगा। टोटल इसमें 8 प्रश्न आएंगे। मैं 8 प्रश्न करा दूंगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर दिक्कत ही ना हो, पूरा पेपर आपका सॉल्व करके आओ। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो कि पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। ये क्या होता है, इसके जो मूलभूत घटकों का उल्लेख कीजिए। इसके मूलभूत घटक वही है भैया, जैविक और अजैविक घटक, ये भी हम देखेंगे। चलो यहाँ से देखो, पारिस्थितिकी तंत्र जो बनता है ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। इसमें जो जैविक घटक होता है, जैविक घटक वे घटक होते हैं जिसको हम जो है जीवित जीव इसमें रहते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवित जीवों के जैविक घटक जो होते हैं, जीवित जो जीव होते हैं, इसी को हम जैविक घटक कहते हैं। इसमें जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, बैक्टीरिया शामिल है, ये सभी जो है जैविक घटक आपके होते हैं। अजैविक घटक की हम बात कर ले, अजैविक घटक जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद आपके गैर जीवित, यानी जो है जिसको हम कह सकते हैं निर्जीव, निर्जीव जीवों का जो समूह होता है, इसी को हम अजैविक घटक कहते हैं। इसमें जैसे कि अजैविक घटक में आपके मिट्टी आ गया, वायुमंडल आ गया, तापमान आ गया, सूर्य आ गया, हवा आ गई, ये प्रकाश आ गया, तो ये सब जो है अजैविक घटक। इसमें कोई भी जान नहीं होती है, ठीक है। जैविक घटक में जान होती है, अजैविक घटक में कोई भी जान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पे देखो, चलिए पारिस्थितिकी तंत्र की यहाँ से परिभाषा भी इसकी लिखी हुई, पुनः इसको भी देख लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में इन घटकों का एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैविक घटक और अजैविक घटक के वितरण और उत्कर्ष से जो है के लिए ज़्यादातर जिम्मेदार होते हैं वो आपके है यही पारिस्थितिकी तंत्र में, जो आपके जैविक अजैविक घटक होते हैं, यही मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि मृदा अपरदन से जो उत्पन्न समस्याओं का आपको वर्णन करना है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, अपरदन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदन हो जाना, यानी दूसरे स्थान पर बह जाना, तो आपका मृदा अपरदन कहलाता है। फिर नर्मदा घाटी परियोजना की हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन क्या होता है। फिर जलवायु परिवर्तन की जो है हम IPCC के जो है मॉडल देखेंगे इसका। फिर हम देखेंगे आपदा पर जो है प्रबंधन चक्र का वर्णन करना है। फिर भूकंप आपदा, भूकंप आपदा क्या भैया, इसको भी समझेंगे, इसके प्रभाव का भी वर्णन करेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन ऐसे आपको शब्द से स्पष्ट हो रहा है। मृदा मतलब होता है मिट्टी, अपरदन मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना, यही आपका मृदा अपरदन कहलाता है। यहाँ से लिखा भी हुआ कि जब जल और जो है वायु के प्रकोप से, जब जल और वायु के प्रकोप से मिट्टी की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाए, उड़ जाए, तो इसी को हम क्या कहेंगे भैया, मृदा अपरदन कहेंगे। इसका सिंपल सा अर्थ होता है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, अपरदन का मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना या फिर जो उड़ जाना, यही आपका क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। और जो है
यहाँ से जो है जल के साथ जो है ऊपरी पथ बह जाना या फिर जो है वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यही जो है मृदा अपरदन कहलाता है। भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना यही क्या कहलाता भैया, कहोगे मृदा अपरदन कहलाता। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। केवल क्वेश्चन का बेस समझ लो, आपको बनाकर लिखना है, इससे आपको रट्टा नहीं मारना, केवल आपको समझ लो। आप जाकर बना के लिखाओगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। फिर देखो नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यह जो है क्या है, बड़ी परियोजना है जिसके तहत जो नर्मदा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें जो है बांध बनाए गए हैं। बांध किस लिए बनाए गए भैया, बांध इसलिए बनाए गए हैं, अब पास में जितने भी गांव थे तो इसमें नदी थी, तो अचानक जब इसमें ज्यादा पानी होता था तो जो पास के गांव थे भैया वो बह जाते थे, ठीक है, उसमें पानी जलमग्न हो जाते थे। इसलिए क्या किया सरकार ने, वहां पर बांध बनवा दिए हैं, और साथ में बांध से बहुत सारे इसके लाभ भी हुए, जैसे कि जिन क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता होती थी खेती करने के लिए, तो उसके लिए जो है जैसे कि हो गई आपकी नहर वगैरह का निर्माण करवाया। अब उसके बाद बनाने से ये भी हो गया कि पास में जो जितने भी आपके क्षेत्र पड़ते थे कृषि के लिए, उसके लिए जो है पानी की भी आवश्यकता हो गई, और साथ में इससे विद्युत भी उज्जवल किया जाता था। यहाँ से लिखा भी हुआ है, इसका जो प्रमुख कार्य था, यहाँ से देख लीजिए 3,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है इससे। और जो है यहाँ से इसकी सिंचाई के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए इसका जो निर्माण किया गया है। यहाँ से जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके जो प्रभावित इलाके थे उसमें सिंचाई के लिए इसका पानी भी मिलता है। और इस परियोजना के तहत जो बिजली का निर्माण किया जाता है, पीने पानी योग्य इसको बनाया जाता है, सब कुछ इसमें शामिल है। और इससे जो है परियोजना के तहत जो है बाढ़ पर जो है नियंत्रण भी मिलता है। नियंत्रण मैंने पहले आपको बताया। अब पास के जितने भी गांव थे, वो यदि बांध नहीं था पहले, तो जब बारिश होती तो पानी ज़्यादा होता था, तो वहाँ से जो पास के गांव थे वो भी भैया पानी से डूबने लगते थे, तो इसलिए उसमें बांध बनवा दिया गया, जिससे उसका अच्छे से जो है यूज किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन किससे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। जलवायु परिवर्तन की जब भी बात आती है तो किसी क्षेत्र में औसत मौसम में लंबे समय तक होने वाला जो चेंजेस होता है, जो बदलाव होता है, उसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसमें आपके जो है मौसम के अलग अलग पहलू, जैसे कि आपका औसत तापमान, बारिश, ये जो है बर्फबारी वगैरह इसमें जो है शामिल होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो बहुत ही सुंदर शब्दों में कि जो ये होता है जलवायु परिवर्तन, आपने देखा होगा जो है कुछ दिन जो है गर्मी रहेगी, अब तो इधर ठंडी का मौसम चल रहा है, उसके बाद जो है इसके बाद जो है गर्मी आएगी, उसके बाद जो है बारिश होगी। तो इस तरह से जो मौसम में चेंजेस होता है, जो परिवर्तन होता है, इसी को हम जो है जलवायु परिवर्तन हम कहते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, किसी क्षेत्र में औसत मौसम में लंबे समय तक होने वाला जो बदलाव होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुकी, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन ऐसा ही आपको शब्द से स्पष्ट हो जा रहा होगा। आपदा क्या होती है भैया, आपदा का मतलब होता है खतरा होता है। आपदा क्या होता है, खतरा होता है, जिससे जान माल का खतरा हो, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचे, तो आपका आपदा क्या रहता है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है उसकी व्यवस्था करना, मैनेजमेंट क्या होता है, उसका प्रबंधन करना, उसकी व्यवस्था करना, जिससे जो खतरा है कम हो सके। तो यहाँ से आपदा प्रबंधन क्या होता है, यही होता है कि जो है खतरे को कम से कम करना, यही आपदा प्रबंधन कहलाता है। यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिखी हुई है कि जो है आप ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे जो खतरा जो है आपदा का रूप न ले सके। वैसे तो जितने भी आपदाएं होती हैं उसको आप जो है उससे पूरी तरह बच नहीं सकते हो, तो आपदा कब आ जाए किसी को पता नहीं है, तो इससे आप पूरी तरह बच नहीं सकते हो। लेकिन आप इसके जो पहले से इसका मैनेजमेंट कर लोगे तो इस खतरे से आप कम से कम जो है इससे नुकसान आपको पहुंचेगा, उससे काफ़ी मात्रा में आप बच सकते हो। लेकिन आप समझ लो कि पूरी तरह हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो होती है उससे पूर्णतः बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसके खतरे को जो है कम किया जा सकता है। ऐसे यही परिभाषा इसकी लिखी हुई है। आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा जो है आपदा का रूप ना ले सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है प्राकृतिक खतरों को जो है हम आने से नहीं रोक सकते हैं। जो आपकी जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आप ही मानो कि आपदाएं आती हैं, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो होने वाला जो नुकसान होता है उसको हम केवल कम कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा, आपको पूरा के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा आपदा का रूप ना ले सके, क्योंकि हम जो है कई जो है प्राकृतिक खतरों को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन जीवन और संपत्ति के नुकसान को जो है कम करने के लिए उचित प्रबंधन द्वारा उसके हानिकारक प्रभाव को कम कर सकते हैं। आपदाएं जो है प्राकृतिक और मानव के लिए दोनों प्रकार की हो सकती हैं।
फिर अगला क्वेश्चन आपका कि भूकंप क्या होता है। भूकंप ये दो शब्दों से मिलकर बना है भूकंप। भू का मतलब होता है पृथ्वी, कंपन का मतलब होता है कांप जाना, ठीक है, या ठर्रा जाना, यही आपका जो भूकंप कहलाता है, यानी जो है पृथ्वी का अचानक से हिल जाना, ठीक है, भूकंप कहलाता है। इसकी तो परिभाषा आप बहुत आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। एक यहाँ से महोदय थे जिन्होंने परिभाषा इसकी लिखा था कि पृथ्वी पर मानव का धक्के खाना, मानव का धक्का खाना, यही भूकंप कहलाता है। इसकी कोई भी परिभाषा आप अगर बनाकर भी लिख दोगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो है पृथ्वी की सतह का अचानक जो है हिलना या फिर जो उसका कांपना, यही आपका भूकंप कहलाता है। ये जो भूकंप होता है, ये जो है पृथ्वी की जो होने वाली जो आंतरिक हलचल होती है, ठीक है, उसी को जो है भूकंप कहते हैं। ये जो है भूकंप जो होता है, इसके जो है दो प्रकार के हो सकता है भूकंप। जैसे कि भूकंप जो है एक मानव कृत के द्वारा हो सकता है, एक जो है प्राकृतिक आपदा। वैसे तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, सभी को पता है, लेकिन ये मानव करण के द्वारा भी भूकंप हो सकता है। जैसे कि देखा होगा आपने, जब कोई चीज़ का परीक्षण किया जाता है किसी मिसाइल या बम का, तो वहाँ की जब होता है तो वहाँ की जमीन जो है हिलने लगती है, इतना उसका पावर ही रहता है, तो भी जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है एक रूप ले लेता है इसी का जो है भूकंप का, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि ये तीन प्रकार के होते हैं भूकंप, एक होता है टेक्टोनिक, होता है ज्वालामुखीय, होता है पतन भूकंप। और भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है रेक्टर पैमाने के द्वारा, इसको इसकी तीव्रता मापा जाता है। भी अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास क्या होता है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा, इसको नोट करके रख लो। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं मेरे में, जितने करा रहा हूँ टोटल क्वेश्चन की हम बात करें तो 2 पेपर पिछले साल के मैं सोल्व कर रहा हूँ। MGQVP के क्वेश्चन पेपर है और किसी भी यूनिवर्सिटी के नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्पेशल क्लास ही आपके MGQVP की है ये। तो इसका क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास का क्या होता है। सतत विकास की जब भी बात आती है कि मौजूदा जो पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, और जो साथ ही यह सुनिश्चित करना कि हमारे आने वाले जो हमारे जो बच्चे हैं उनको भी जो है उस पीढ़ी को भी जो है आवश्यकता उसकी मिल सके, जितनी भी ज़रूरत है उनकी भी पूरी हो सके, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जी लो, आने वाली आपकी पीढ़ी बेचारे भीख मांगे, तो ये सतत विकास नहीं होगा। सतत विकास यही है कि आप जो चार पहिया से चल रहे हो तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी भैया चार पहिया से ही चले, इसी को हम सतत विकास कहते हैं। और उससे अच्छी गाड़ी में चले, तभी आपका सतत विकास माना जाएगा। तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि मौजूदा पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत भी जो है पूरी हो सके, ठीक है, उनको भी पूर्णतया कोई दिक्कत ना हो, तो यही आपका सतत विकास होगा। सतत विकास को जो है संधारणीय विकास या भी जो टिकाऊ विकास भी कहते हैं। सतत विकास क्या होता है, इसको हम संपोषीय विकास, टिकाऊ विकास, क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है कि सतत विकास कहते हैं, या फिर पूछेगा संपोषीय विकास किसे कहते हैं, फिर टिकाऊ विकास किसे कहते हैं। तीनों एक ही चीज़ है भैया, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। चलो, इसके 3 स्तंभ होते हैं, एक होता है आर्थिक, होता है पर्यावरणीय और एक होता है सामाजिक। चलेगा, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। प्रोजेक्ट टाइगर की जब भी बात आती है आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि कोई भी जब संरक्षण एक बनाया जाता है तो उसकी मान लो उसकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही है, तो उसका संरक्षण करना, उसके बचाने के लिए कोई भी जो है प्रोजेक्ट जो है बनता है। तो यहाँ से लिखा हो कि जो है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो जो है भारत में जो है लुप्त प्राय बाघों की रक्षा करने के लिए जो इसको शुरू किया गया था, ये वन्य जीव संरक्षण आंदोलन है। इस परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी, और जो है मार्च 2000, इसमें जो है 55 आपके जो है संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। इतना आपकी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा, बाघों की जो है प्राय रक्षा करने के लिए, ठीक है, जो बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, यही आपका प्रोजेक्ट टाइगर कहलाता है। इतनी आपकी परिभाषा लिख दीजिएगा, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं, आप बनाकर भी लिख दोगे। लंबा इसको आपको शॉर्ट, वैसे तो मैं शॉर्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल बेस बता रहा हूँ, आप बनाकर आपको लिखाना है जितने पेज में कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, वनो उन्मूलन क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है, ठीक है। वनो उन्मूलन, वनो उन्मूलन की जब भी बात आती तो वनो उन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों को काटना। उन्मूलन का मतलब होता है काटना, वन का मतलब होता है वन यानी वृक्ष। वनो उन्मूलन का मतलब होता है वृक्षों को काटना, यही आपका वन उन्मूलन कहलाता है। यानी जो है बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटना, उसको जलाना, वन उन्मूलन कहलाता है। आजकल आपने देखा होगा वृक्षों को क्यों काटा जा रहा है। मान लो कोई वहां से कोई रोड निकालनी है तो वृक्ष यदि पड़ रहे रास्ते में तो उसको काटा जा रहा है। और दूसरी बात, पहले बहुत जंगल झाड़ी रहते थे, अब क्या हुआ है क्योंकि आबादी बढ़ रही है देश की, तो खेती करने के लिए जो है जंगलों को काट के हटाया जा रहा है, वहां से खेती की जा रही है। तो इस प्रकार से भी जो है ये जो है वन उन्मूलन हो रहा है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। चलिएगा, वन उन्मूलन जो है बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना है, फिर जो है जलाना है, वनों को जो है हटाकर
उन्हें जो है गैर वन उपयोग में जो है बदलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को जो है हम वन उन्मूलन कहते हैं। और जो है वनों को काटने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ों जो उसके बने चारकोल को बनाना, और जो है साफ सफाई की जो है जमीन को जो है चारागाह आवास के लिए इस्तेमाल करना, और कृषि शहरीकरण औद्योगिक के लिए जो है जमीन की जरूरत। वनोन्मूलन के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, भी एग्जाम में पूछ सकता है वनोन्मूलन की, जैसे कि जैव विविधता को जो है इसको बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। और ग्रीन हाउस जो गैसें होती है इसमें वृद्धि होती है यदि आप पेड़ पौधों को ज़्यादा काट दोगे। मान लो आपके देश में पेड़ हैं मोस्टली, यदि आप सारे पेड़ काट दोगे इतनी गर्मी हो जाएगी देश में कि आप समझ नहीं सकते हो, इतना तापमान हो जाएगा पृथ्वी का कि इसमें जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। और जो है मिट्टी का कटाव भी इससे संबंधित है, क्योंकि पेड़ पौधे जब कट जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो मिट्टी का कटाव तो होगा ही, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं कसे रहती हैं मिट्टी को। फिर आपका जल का संरक्षण भी होगा, बिल्कुल होगा। और जो है बारिश कम होना, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ उतनी ज़्यादा बारिश, यदि पेड़ पौधे को आप काट दोगे तो बारिश बहुत ही कम होगी। और जो है बाढ़ का खतरा जो है बढ़ सकता है, और जंगल की आग का जो है खतरा बढ़ सकता है, मूल निवासियों का जो है विस्थापन हो सकता है, मानवाधिकार का हनन भी हो सकता है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट होगा। इसके प्रश्नों की बात करें, टोटल इसमें जो है 4 प्रश्न आपको जो है करने पड़ेंगे। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। इसके जो घटकों का आपको वर्णन करना है। जैविक अजैविक घटक मैंने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन हो गया। फिर जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं, जैव विविधता भी मैंने आपको बता दिया था। जैव विविधता यानी जो विविधता पाई जाती है जैव और जो पेड़ पौधों में, वही आपकी जैव विविधता होती है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। इसके जो है उत्तरदायी हम कारक समझेंगे। फिर समझेंगे टिहरी बांध के निर्माण और जो उसकी पर्यावरणीय प्रभाव का वर्णन करना है। फिर जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना की जो विवेचना। फिर प्राकृतिक प्रकोप क्या होता है, प्राकृतिक प्रकोप इसको हम समझेंगे। फिर समझेंगे आपदा प्रबंधन चक्र क्या है। फिर है रासायनिक और आणविक आपदा से आप क्या समझते हैं, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसको फिर से हम समझेंगे कि यह जो है जीवों का एक समुदाय या फिर जो है समूह होता है जो एक विशिष्ट वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं पारस्परिक, इसी को जो है हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके हम बात कर ले घटकों की। जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक वे घटक होते हैं जो जिसमें जीवित जीव रहते हैं, जैसे कि आपके आपके हो गए पेड़ पौधे, आपके हो गए जानवर हो गए, तो इसमें ये होते हैं। जैसे कि इसमें उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं, सभी आपके जीवित जीव होते हैं। और अजैविक घटक वे होते हैं जैसे कि जिसमें जीव जान नहीं होती, निर्जीव होते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गया, वायुमंडल, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सभी इसके जो है अजैविक घटक होते हैं। फिर देखो जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं। तो जैव विविधता जैसे पारिस्थितिकी तंत्र और जो प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना, उसका प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि वे जो है स्वस्थ और जो है कार्यरत रहे, इसी को जो है हम जैव विविधता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल प्रदूषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, कोई ना कोई फंसेगा। तो जल प्रदूषण क्या होता है, जल की गुणवत्ता यदि खराब हो जाए उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल की गुणवत्ता माने आप पानी पी रहे हो, उसकी ऐसे हानिकारक पदार्थ उसमें आ जाएं कहीं बाहरी और उसमें मिल जाएं, और जल की गुणवत्ता जो है पीने योग्य ना, उसको हटा दें यानी ना पीने योग्य छोड़े उसको, तो वही आपका जल प्रदूषण कहलाता है। ऐसे लिखा भी हुआ इसकी परिभाषा, जब किसी जो है जल निकाय में हानिकारक पदार्थ जो है मिल जाते हैं और जो है पानी की गुणवत्ता जो है कम हो जाती है, फिर खराब कर देते हैं, इसी को जो हम जल प्रदूषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। और जो जल प्रदूषण से जो है पानी जो होता है जीवित प्राणियों और जो आसपास के पर्यावरण के लिए जो है जहरीला हो जाता है, यही आपका जल प्रदूषण होता है। और इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जो आजकल जो है घरों से निकलने वाला जो कचरा होता है भी इसको जो है गंदा कर रहा है। खेत में जो कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल हो रहा है, खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी इसका कारण है जो है प्रदूषण का। और उद्योगों और कारखानों से सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पानी का इस्तेमाल करना, और जो है मृत शरीर और देवी जो मूर्तियाँ होती हैं जल में फेंकना, ये भी इसका कारण है। फिर अगला क्वेश्चन देखेगा, प्राकृतिक प्रकोप या जो है प्राकृतिक आपदा, दोनों एक ही चीज़ है, आपको घबराना नहीं है। प्राकृतिक प्रकोप और प्राकृतिक आपदा दोनों एक ही चीज होती हैं, तो इसको समझ लो। पृथ्वी की जो है प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली यानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली घटनाओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिससे जान माल का भी जो है नुकसान होता है, इसी को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि भूकंप, सूखा और जो है हिमपात, आंधी, तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, सभी जो प्राकृतिक आपकी आपदाएं होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण की जो संकल्पना और इसके जो घटकों का वर्णन कीजिए। और जो
गंगा कार्य योजना, फिर जो है हरित गृह प्रभाव, ये क्या है, वैश्विक तापन, ये भी मैंने आपको कराया है, सतत विकास, ये भी मैंने आपको करा रखा है। तो इनको भी एक दो क्वेश्चन इसमें हम देख लेंगे कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है, जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। हरित गृह प्रभाव और ग्रीन हाउस प्रभाव दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन पूछेगा तो वही डिफरेंस आपको सेम टू सेम छिपका के आना है। देखो, हरित गृह प्रभाव की हम बात करें तो ये जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, और यह जो है तब होता है जब पृथ्वी के जो है वायुमंडल में मौजूद जो गैसें होती हैं सूरज से आने वाली गर्मी को जो है ये सोख कर रखती हैं, और जो है उसको जो है वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में फंसेगा। मान लो जो सूर्य से जो गर्मी आती है, कुछ ऐसी भी गैसें हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं जो इस जो गर्मी आती है सूर्य से उसको सोख लेती है और ऊपर फिर नहीं जाने देती है अंतरिक्ष में। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, जो सोख लेती है इस जो है गर्मी को, जिससे पृथ्वी का तापमान में जो है वृद्धि होने लगती है, यही आपका क्या कहलाता है, फिर इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी कहलाता है। इसकी परिभाषा समझो, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और यह जो है तब होता है जब पृथ्वी के जो है वायुमंडल में मौजूद सूरज जो गैसें होती हैं, ठीक है, मौजूद जो गैसें होती हैं सूरज से आने वाली गर्मी को सोख कर रखती हैं और उसे वापस जो है अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, तो इसको हम जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ये जो है पृथ्वी का तापमान जब बढ़ने लगता है, जो गैसें क्योंकि सोख लेती हैं ग्रीन हाउस गैसें, और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दोनों परिभाषा इसमें समाहित है, आपको लिखना की आवश्यकता पड़ेगी। इतने ही क्वेश्चन थे, आपको इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आपका मोस्टली क्वेश्चन अभी 90 से 95% आपका पेपर इन्हीं से आपका सॉल्व होने वाला है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।